अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस के अंदर लगी शिमला मिर्च की फसल में आवश्यक कार्य, जैविक कीटनाशक बनाने की वैज्ञानिक विधि और इसकी उपयोगिता, हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। तो शिमला मिर्च से अच्छी पैदावार लेने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ जरूरी कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में आवश्यक कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं जिला मधुबनी के प्रगतिशील कृषक प्रेमजीत कुमार। अभी जो शिमला मिर्च आप देख रहे हैं यहाँ 2000 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है। इसमें टोटल 5000 पौधा हम लोग प्लांट किए हुए हैं। प्रदेश में आजकल बहुत से किसान भाई पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च की खेती करते हैं, साथ ही इसमें प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। मेन मकसद नेट हाउस के भीतर लगाने का ये है कि टेम्परेचर से कंट्रोल होता है और उसके बाद आपको कीड़ा मकोड़ा से, पेस्टिसाइड से बहुत बचत होता है। और पौधा से जो फल निकलता है वो एक साइज का निकलता है, ताकि बाहर से और भीतर में करने का मेन फायदा यही है हम लोग को। इसमें आप यहाँ देखिएगा कि हम लोग इस पर ये एक पॉलीथीन का चढ़ाए हुए हैं हर मेड़ के ऊपर। इसका मेन मकसद है कि घास का कम निकलना, जिसके कारण से पौधे में जो भी दवा या पानी जाता है वो सिर्फ पौधे को ही मिले, घास ज़्यादा नहीं निकले। तो इससे दो फायदा है, एक तो पौधा का विकास अच्छा होता है, दूसरा हमको लेबर कॉस्ट कम लगता है कि हम घास निकालने के लिए अलग से हमको लेबर नहीं रखना पड़ता है। तो ये मेन फायदा है। ये इसको हम लोग हर मेड़ पर आप देखेंगे कि पॉलीथीन टाइप का चढ़ा हुआ है, पूरा हर मेड़ पर आप जहाँ भी देखेंगे उसका। पॉली हाउस के अंदर लगी शिमला मिर्च की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए समय समय पर सिंचाई करना होता है। साथ ही पौधे पोषक तत्वों का पूरा इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए भी समय पर सिंचाई जरूरी है। जो तो इसका तरीका है, एक तो है कि जमीन में क्या मॉइस्चर है, उसके हिसाब से पहला मकसद वो होता है कि जमीन में जो मॉइस्चर हुआ उस हिसाब से हम लोग इसकी सिंचाई करते हैं। तो उसी के थ्रू जो आपका पाइप यहाँ लगा हुआ है और जो हमारा इसमें ड्रिप लाइन लगा हुआ है, उसी के थ्रू हम लोग इसमें दवाई डालते हैं। और आइए अब इस विषय पर अधिक जानकारी लेते हैं जिला मधुबनी के एक और प्रगतिशील कृषक विनोद कुमार से। 2000 स्क्वायर मीटर में ये मेरा शिमला मिर्च लगा हुआ है। और ये मेरा शिमला मिर्च का लगाने का तरीका है, जैसे आप देख रहे हैं ये बेड है। पहले मैंने सबसे पहले बेड लगाया, बेड लगाने के बाद ताकि ये पौधा लगाने से पहले मैंने मर्चिंग लगाया। ये मर्चिंग हो गया मेरा। अभी हम लोग ने इसमें से लगभग नवंबर और अभी चल रहा है फरवरी चल रहा है, इसमें से अभी तक हम लोग ने 3 कुंटल निकाल चुका हूँ। उम्मीद है आगे जून तक इसमें से 20 टन तक लगभग मौसम देखते हुए निकल सकता है। पौधों की अच्छी बढ़वार और अधिक फलन के लिए शिमला मिर्च की फसल में समय समय पर उचित पोषक तत्व का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में पौधों के विकास में तो बाधा होती है, साथ ही फलन भी कम होता है। और ये फर्टिलाइजर का जहाँ तक बात है, तो इसमें हम लोग इसका नमी देखते हुए, इसमें जैसे अगर नमी है तो एक दिन छोड़ के तीसरा दिन में इसमें दवा देना, अगर नमी नहीं है तो पर डे
फर्टिलाइजर उसके मात्रा के हिसाब से इसमें देना पड़ता है। तो हम लोग जो इसमें जो डालते हैं, जो डिफ्रीजर से हम लोग वहाँ पे जैसे 19-19 खाद है, जैसे उसमें 400 ग्राम देते हैं। 19-19 के साथ है मेरा यूरिया जो 200 ग्राम देते हैं, एक है मेरा 0050 वो भी देते हैं। इस तरह से मेरा लगभग 4 ऐसा फर्टिलाइजर है जो हम एक साथ इसमें डिवाइड करते हैं और उसको पर 1 दिन के बाद उसको हम देते हैं इस तरह से फर्टिलाइजर। पॉली हाउस के अंदर गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने लगता है। ऐसे में शिमला मिर्च की फसल पर इसका विपरीत असर पड़ता है, साथ ही पौधे भी सूखने लगते हैं। इसीलिए आप पॉली हाउस के अंदर तापमान का प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। सर, और ये इसके नीचे एक और मैंने ये लाइट लगाया है, ये पर्दा, ताकि ये सूरज का रोशनी को ऊपर की तरफ कर सके इसमें, ताकि इसका मात्रा बना रहे। ये फोकर है, ये जो व्हाइट वाला है, इससे कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम कर सकता है गर्मी को असर। फोकर हम लोग लगभग ये धूपा के हिसाब से, ताकि इसमें टेम्परेचर इसका बना रहे शिमला मिर्च का, लगभग कम से कम 15 मिनट चला सकते हैं। 15 मिनट में ये कम से कम 4 से 5 डिग्री कम कर देगा टेम्परेचर को। शिमला मिर्च के पौधों में फल आने पर वो नीचे झुकने लगते हैं और कभी कभी तो फल जमीन के संपर्क में आने पर खराब हो जाते हैं। इसीलिए पौधों की बढ़वार होते ही उन्हें रस्सी और बांस से सहारा देना चाहिए। पॉली हाउस के अंदर में जिस तरह से पौधों की बढ़वार के लिए अनुकूल वातावरण होता है, वैसे ही कुछ रोगों और कीटों को पनपने के लिए अनुकूल दशा मिल जाती है। इसीलिए हमेशा फसल की निगरानी करते रहना जरूरी होता है। साथ ही कीटों और रोगों की रोकथाम के लिए उचित कार्यों को करना चाहिए। पौधा में कोई तरह से इसमें कोई कीड़ा नहीं लगे, इसके लिए हमने मिट्टी जेट लगाते हैं, पसाड लगाते हैं, कन्फिडोर देते हैं, ताकि इसमें कोई तरह का ऐसा कीड़ा नहीं हो या फिर मेरा किसी तरह से डैमेज नहीं हो पाए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसान भाई फसलों में कीटों का नियंत्रण करने के लिए विभिन्न कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं और इन कीटनाशकों का जहरीला प्रभाव फसलों के उत्पादन पर भी देखा गया है, जिसको खाने से मनुष्य में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। साथ ही ये रसायन काफी महंगे भी होते हैं। अगर किसान भाइयों आप अपने स्तर पर जैविक कीटनाशक बना करके फसलों में उपयोग करते हैं तो इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आप कैसे बनाएं जैविक कीटनाशक, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। अगर आप के रोग कीड़े लगते हैं तो उनको हम किस तरह से नीम और गौमूत्र आधारित कीट नियंत्रकों से हम उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल तरीका है। अगर किसान भाई कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो जो गाय का गोबर और गौमूत्र मिला हुआ जो एक कीचड़ जैसा जो होता है, जिसको अक्सर गौशालाओं में मिल जाता है, 10 किलो लेकर और उसको 100 लीटर पानी में डाल दें और साथ में 1 किलो गुड़ डाल दें और इसको अगर आप 7 दिन रखने के बाद अपने खेती में स्प्रे करते हैं तो उससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और साथ ही जब फसल अच्छी बढ़ेगी और उस पर थोड़ी सी भगाने वाली दुर्गंध टाइप की होगी तो उस पर कोई रोग कीड़े कम लगेंगे। जैविक कीटनाशक किसान कम खर्च में बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैविक कीटनाशक बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री आसानी से मिल जाती है। उन्हें बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सरल प्रयोग है, हर किसान भाई कर सकता है और आजकल हर गांव में इस तरह की गौशालाएं मिल जाती हैं, जहां पर आपको इस तरह से गोबर गौमूत्र मिला हुआ कचरा मिल सकता है, कीचड़ कहते हैं कुछ लोग। उसको ला के और एक वारदाने में रख दें, टंकी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 7 दिन बाद उसका स्प्रे कर दें, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। किसान भाइयों, आजकल हम खेतों में कीटनाशक छिड़कते
पशु ना तो फसल को ठीक कर पा रहे हैं और साथ में खुद भी अस्वस्थ हो रहे हैं और तरह तरह के रोग हो रहे हैं और खाने वाले को भी कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम बढ़िया कीट नियंत्रक हम अपने खेत पर ही बना सकते हैं और हमारे पास साधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए कीटनाशी बाहर से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके लिए हमें बड़ा साधारण सा एक हमारा फार्मूला है कि 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो गोबर और उसमें हम 10 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो आप उसमें यदि उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 किलो उसमें आंकड़े और धतूरे की पत्ती और मिला दें और ये कुल मिला के इसमें 100 लीटर पानी और मिला दें और 7 दिन तक इस प्रकार टंकियों को, जो कि ज़मीन में आधी गड़ी रहती हैं, छाया वाली स्थान पर बनाएं और 7 दिन बाद जब आपका कीट नियंत्रक तैयार हो जाए तो उसको छान कर और या तो स्प्रेयर में भरकर या फिर नीम की डाली से लेकर बाल्टियों में भरकर इसको छिड़क सकते हैं। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। कीट नियंत्रक हमारे को लगभग हर 10 और 7 दिन के बाद ज़रूर छिड़कने चाहिए, क्योंकि कीट लगने के बाद कीट नियंत्रक इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि कीट नियंत्रक का छिड़काव जो है शाम को 4 बजे बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में इनका असर कम हो जाता है और रात भर में जब हम स्प्रे कर देते हैं शाम को तो रात भर में इनका काफ़ी अच्छा असर होता है। ज़मीन से निकलने वाले कीड़े भी इससे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसमें ना तो कोई ज़्यादा लागत आती है, अपने गौ पशु का मूत्र इकट्ठा करिए, लेकिन गोबर और गौमूत्र जो है वो देसी गाय का ही होना चाहिए। देसी गाय जैसे थारपारकर है, अपनी गीर, राठी, इस तरह की गायों का ही होना चाहिए। जैविक कीटनाशक का उपयोग करने से फसलों में सभी प्रकार के कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से भी बच सकते हैं। ये बढ़िया, बहुत अच्छा लाभ प्रभावकारी कीट नियंत्रक है। इससे रोग भी कम लगते हैं, क्योंकि बहुत से रोग तो ऐसे होते हैं जो कीट द्वारा ही फैलाए जाते हैं, जैसे वायरस का रोग है, आपका इसमें तिल में एक झाड़ू का रोग है, ये सभी रोग कीटों के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। लेकिन इस कीट नियंत्रक का एक फायदा ये है कि इससे अपने जो लाभदायक कीड़े हैं, जैसे मधुमक्खी है या आपका जो लेडी बर्ड बीटल है, उन पर कोई असर नहीं होता है और वे अपना बढ़िया काम करते रहते हैं। तो एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है। इसको किसान भाई अवश्य करें अपने खेत में। सभी फसलों पे इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी फसल को इसमें नुकसान नहीं है और सभी तरह के कीटों में उपयोग आ सकता है। इसका और एक फायदा ये भी होता है कि इससे फसल की बढ़वार भी बढ़ती है। तो सभी तरह से फायदेमंद चीज़ है, इसको किसान भाई अवश्य बनाएं। और इसमें हम आदान के रूप में कुछ ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन ज्ञान समय समय पर किसानों को जरूर देंगे ताकि वो अपने ही साधनों से आत्मनिर्भर खेती किस तरह कर सकें, वही हमारा मेन मकसद होगा। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई रबी प्याज की खेती किए हुए हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर रोग और कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और इसका नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान पहुंचेगा। ऐसी फसल से आगे चल करके कम उपज मिलेगी। तो आप प्याज की फसल को हानि पहुंचाने वाले इन रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. यादव से। किसान भाइयों, प्याज की खेती हम लगाते हैं, करते हैं, उसके लिए हमें जो भी हमारी इस फसल में बीमारियां आती हैं, कीट आते हैं, उनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। अगर हमें समय पर इनकी जानकारी नहीं है या पर हम लोग समय पर इन कीट बीमारियों का उपचार नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारे उत्पादन पे और हमारे मुनाफे पे इसका असर पड़ता है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि प्याज में जो मुख्य बीमारियाँ आती हैं उसमें एक आती है बैंगनी धब्बा, जो कि लगाने के बाद से शुरू होता है। इसके अलावा इसमें जो डाउनी मिल्ड्यू आता है वो भी एक मुख्य बीमारी है। साथ ही जो हमारे कंद हैं
कंद शुरुआती समय में या फसल बोने के कुछ समय बाद सड़ते हैं, वो भी एक समस्या किसान भाइयों के सामने आती है। एक आती है जो फफूंदजनक ब्लाइट आती है, जिसके कारण पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। ये भी उसमें मुख्य बीमारियां हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो प्याज की फसल लगा रखी है वह इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप हो रहा होगा, जिसके कारण फसल की वृद्धि और विकास रुक जाते हैं और प्याज के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण जरूरी है। हम एक ही बीमारी के बारे में बात करते हैं, जो बैंगनी धब्बा बीमारी है। इस बीमारी में पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और जब आकार बढ़ता है तो पत्तियां भूरी से पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो इस बीमारी के उपचार के लिए जो ही इस तरह के धब्बे बने, किसान भाई ध्यान रखें, 2-3 फफूंदनाशक बाजार में आते हैं या आपके जो कृषि विभाग के जो मैदानी अमला है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मैंकोजेब जो फफूंदनाशक है उसकी हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर दवाई पानी में मिलाकर छिड़काव करें और ऐसा नहीं है कि हम एक बार छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद बंद कर दें। इस छिड़काव को आप लगातार 2-3 बार करेंगे 15-20 दिन के अंतराल पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में इस बीमारी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। आपकी फसल इस बीमारी के बच जाएगी। इसके साथ में ही जैसे प्रोपिकोनाजोल एक और फफूंदजनक आता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव करें और निश्चित रूप से ये करने से आपकी फसल में आपको फायदा मिलेगा। प्याज की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और यह कीट प्याज की पत्तियों से लगातार रस चूस कर नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ भूमि जनित कीट भी प्याज की फसल को हानि पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। में बड़ी मेहनत से हम लोग कंद लगाते हैं, खेत में बीज लगाते हैं, रोपा लगाते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है और अचानक कंद सड़ते हैं तो उससे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों, आपके कंद सड़ने की बीमारी आ गई है, उसमें आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदनाशक रहता है, वो आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और जो पौधे का तना है उसमें आपको सॉइल ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको भूमि उपचार मिट्टी में आपको उसका घोल डालना पड़ेगा और ऐसा करने से आपकी फसल उससे बची रहेगी। इसके अलावा एक बीमारी और आती है, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू वैसे इतना नुकसान हमारी प्याज में नहीं करती, लेकिन कई बार देखा गया कि मौसम जो में परिवर्तन होता है तो इसका प्रकोप बढ़ता है। तो इसके लिए भी जो मैंकोजेब फफूंदनाशक आता है वो 2.5 ग्राम दवाई आप प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इस बीमारी से आपकी फसल बच जाएगी, उससे हमको फसल को नुकसान नहीं होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला भोजपुर के महेश वर्मा ने। आपने फूल गोभी की फसल में काला विगलन रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी फूल गोभी में जो गलका की समस्या देखने को मिल रही है जहां तहां, तो यह जो है कवक के द्वारा ही होता है, यह बीमारी भी कवक के द्वारा ही होती है। लेकिन किसान बंधु, इस स्टेज में यदि आप कुछ करना भी चाहें तो वह आप अपने गोभी को नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए किसान भाइयों को समय रहते हुए बीमारी आने के पहले ही यदि आप जो है बिचड़े की अवस्था से लेकर के नर्सरी से लेकर करके आप मुख्य खेत तक आप जो है ध्यान देते हैं तो आपको खेत में इस तरह समस्या नहीं आती। इसके लिए जो है जैविक रूप में जो यूज किया जाता है, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, तो इसका आप जब खेत की अंतिम तैयारी कर ले तो इसका जो है जमीन की सतही छिड़काव कर सकते हैं या 4
से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जो कल्चर आता है इसको आप और थोड़ा सा गोबर की खाद ले लें सड़ी हुई, और उसमें जो है 10-15 दिन पहले ही आप जो है इसको मिला दें, तो निश्चित रूप से आपके खेत में इस तरह की जो सड़ने वाली समस्या है इसके लिए रामबाण दवा है। किसान भाइयों, काला विगलन रोग के नियंत्रण हेतु पौधों को मुख्य खेत में रोपाई करने से पहले 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा को प्रति 8 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक पौधों की जड़ों को डुबाकर उपचारित करके लगाना चाहिए, जिससे फसल की प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में इस रोग का प्रकोप नहीं होता है। और भविष्य में यदि आप गोभी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है 1-2 छिड़काव जो है कार्बनडाजिम से कर देते हैं तो इस तरह की समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। इसके अलावा रोग के नियंत्रण हेतु फसल में हल्की सिंचाई करना चाहिए तथा फसल में जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे फसल में काला विगलन रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टेरेस गार्डन और किचन गार्डन में कैसे उगाएं फल और सब्जियां। अधिक पैदावार के लिए गेहूं की फसल में आवश्यक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।